हेलो एवरीवन और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के नोटिफिकेशन को लेकर। हालांकि नोटिफिकेशन यहाँ पे 2025 के अंदर है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 2025 की वैकेंसी है, लेकिन जो इसका प्रोसेस है वो सारा का सारा 26 के अंदर होने वाला है। तो 2026 के लिए एसएससी जीडी का जो नोटिस है वो यहाँ पे आ गया। होता क्या है कि जैसे 2025 वालों के लिए नोटिफिकेशन 2024 में आया है, फिर 25 में वैकेंसी पूरी होती है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे बोल देते हैं, बाकी इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो हम वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इसकी कितनी वैकेंसी है, पिछले साल के मुकाबले कितनी कम हुई है, ज़्यादा हुई है, क्या कुछ इस बार नया चेंज देखने को मिले, सारी की सारी डिटेल हम वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से ज़रूर देखना। अब हालांकि होना क्या था कि जैसे थोड़े दिनों पहले जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि आरपीएफ की वैकेंसी, अब से जो आरपीएफ का एग्ज़ाम है वो एसएससी ही करवाने वाली है। होना यह था और सभी लोग यही वेट कर रहे थे कि अभी जो एसएससी जीडी वाला आएगा नोटिफिकेशन, उनमें उसमें हमें आरपीएफ कांस्टेबल और जो एसआई है उसकी वैकेंसी भी हमें देखने को मिलने वाली है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। अब उसके पीछे क्या कारण है, आएगी या फिर आगे नहीं आएगी, अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। हो सकता है कि आरपीएफ की अलग से ही यहाँ पे वैकेंसी, खुद आरपीएफ जो रेलवे है वो अलग से अपना नोटिफिकेशन जारी कर दे। तो अभी इस चीज़ को लेकर यहाँ पे कोई भी हमें कुछ भी पता नहीं है। बाकी हम देखते हैं कि आगे चीज़ें किस तरीके से होती है। फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, तो फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। आज 2 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और पूरा का पूरा दिसंबर आपको दिया गया है। आप अपना फॉर्म इजीली से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपको इसमें करेक्शन करने का भी ऑप्शन मिलेगा, करेक्शन विंडो भी मिलेगी। 8 दिन बाद में आपको इसका करेक्शन विंडो, 2 दिन के लिए, 8, 9 और 10, 3 दिन हो गए ना, वो भी मिलेगा। लेकिन आपको करेक्शन वगैरह को कोई सा काम करना नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको 200 रुपये लगेंगे। क्यों आपको करना क्यों नहीं है, क्योंकि आप फॉर्म अच्छे से ढंग से भरेंगे तो आप यहाँ पे गलती करेंगे नहीं। फिर भी अगर हो जाती है तो 200 रुपये दे के आप अपना जो भी करेक्शन है वो यहाँ पे कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, जो टेंटेटिव शेड्यूल बता रखा है कि फरवरी से लेके अप्रैल तक यहाँ पे इसका एग्ज़ाम हम लोग करवा लेंगे। बाकी अभी तक इसका वैसे एग्जैक्ट तो कोई शेड्यूल आया नहीं है, टाइम टेबल जैसे एसएससी देता है उस हिसाब से, लेकिन यही आप मान के चलो, क्योंकि एसएससी पहले बताया था तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पेपर वो यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे कुछ एक चीज़ें लिखी है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अब हम अपने जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उस पर हम चले आते हैं, वैकेंसी वाले सेक्शन पे, कि इस बार यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो लेवल 3 की यहाँ पे जो पे स्केल है वो लेवल 3 का है, तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। आप अप्रोक्स यहाँ पे जैसे एवरेज में जैसे मान के चलता हूँ कि जैसे अगर आपकी पहली पोस्टिंग हुई है और हुई है, तो उस टाइम आप 35 के यहाँ पे सैलरी मान सकते हैं। अगर आपकी कोई ज़्यादा, इतनी ज़्यादा भी अगर कम से कम माने तो आप 35,000 के आसपास सैलरी यहाँ पे मान सकते हैं। तो अच्छी खासी सैलरी इसकी ऐसी है, ऐसा नहीं है कि सैलरी इसकी कम है। बाकी हम अब बात करते हैं इसकी वैकेंसी के वाले सेक्शन में। तो वैकेंसी इसकी कितनी है, तो इस बार वैकेंसी यहाँ पे टोटल है 25,487, सॉरी 487, 25,487 यहाँ पे इस बार वैकेंसी है। और पिछले साल के मुकाबले ये वैकेंसी लगभग आप आधी मान सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट आधी नहीं है, लेकिन आप लगभग आधी ही यहाँ पे मान सकते हैं, क्योंकि इस बार थोड़ी वैकेंसी कम आई है। और वहीं अगर मेल की बात की जाए तो मेल की यहाँ पे 23,467 है, और जो फीमेल है उनकी यहाँ पे 2020 टोटल वैकेंसी है। इस बार जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो किसकी है, इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो CIS है उसकी है, जिसमें मेल की कितनी है, तो मेल की 13,135 है, फीमेल की यहाँ पे 1460 है। तो CIS की सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी, दोनों को मिला दूँ मैं तो 14,595 यहाँ पे इनकी वैकेंसी रह जाती है। बाकी आप लोग यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं किसकी यहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी है। सभी आप लोग यहाँ पे अपनी कैटेगरी वाइज और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। इसी बेसिस पे आप क्या करेंगे, अपना प्रीफरेंस वगैरह वो भी लगाएंगे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पे प्रीफरेंस के बारे में थोड़ी देर में बता दूंगा। जैसे अगर कोई ऐसा चाहता है कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए जीटी के अंदर, तो वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगा कि कौन सी जॉब अच्छी रहती है, क्यों अच्छी रहती है, वो भी हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये तो होगी इस साल की वैकेंसी की। इससे पहली साल जो आई थी, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 25 साल की, 24 की थी, 24 में नोटिफिकेशन आया था, लेकिन हम मैं यहाँ पे ये 26 की हो गई। अब मैं बोल देता हूँ 2025 की कितनी वैकेंसी थी। तो 2025 में अच्छी खासी वैकेंसी थी, कितनी थी, 46,000 और एक 617, टोटल 46,617 यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी थी, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी थी। जिसमें अगर मैं बात की जाऊँ, सॉरी बात करूँ अगर मेल की, तो सबसे पहले मैं फीमेल लिखता हूँ। फीमेल की अगर बात करूँ तो फीमेल की यहाँ पे 5,150 थी, और जो मेल कैंडिडेट थे, मेल कैंडिडेट की यहाँ पे 41,467 टोटल इतनी यहाँ पे मेल की थी। तो 25 के अंदर अच्छी वैकेंसी थी। वहीं अगर उससे पिछले साल बात करूँ 2024 के अंदर, तो 2024 के अंदर कितनी थी, तो 2024 के अंदर इससे ही कम थी वैकेंसी। कितनी थी, उसमें थी 26,416, लगभग 26,000 आप यहाँ पे मान सकते हैं। और उससे पिछले साल की बात करूँ 2023 के अंदर, तो 2023 के अंदर कितनी थी, अप्रॉक्स यहाँ पे 45,000 थी, 45 के यहाँ पे वैकेंसी थी। अगर मैं 22 की बात करूँ, 2022 की बात करूँ, तो उसमें यहाँ पे लगभग यहाँ पे 25,000 वैकेंसी थी। तो क्रोनोलॉजी आप लोग देख रहे हैं, जैसे 22 के अंदर कम थी तो 23 के अंदर फिर से बढ़ गई, फिर 24 के अंदर फिर से कम हुई, 25 के अंदर फिर से बढ़ गई, अब 26 के अंदर फिर से क्या वैकेंसी यहाँ पे कम हो गई। तो हो सकता है अगले साल का 2026 के लिए नोटिफिकेशन है उसमें यहाँ पे वैकेंसी बढ़ सकते हैं, जो कि नोटिफिकेशन कब आएगा, आपको 27 वालों के लिए 26 में ही देखने को मिलने वाला है नोटिफिकेशन। तो इस हिसाब से चीज़ें चल रही है। बाकी हम ऐसा भी नहीं कह सकते एग्जैक्ट यही होने वाला है, हो सकता है कि अगले साल यहाँ पे कम भी आ सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें हुई है वही मैं यहाँ पे थोड़ी सी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे कुछ और बातें यहाँ पे लिखी है कि
एक्स सर्विसमैन वालों के लिए यहाँ पे 10% वैकेंसी रिजर्व है। इस चीज़ का आपको इतना ध्यान में देना नहीं है। फिर यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट तो एज यहाँ पे 1 जनवरी 2026 को आपको काउंट की जाएगी और 18 से 23 यहाँ पे एज आपकी होनी चाहिए और ये एज 1/1/2026 को ही होनी चाहिए, मैं पहले बता देता हूँ। और फिर आपकी डीओबी किस किस के बीच में होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग देख लेना 2/1/2003 से लेके 1/1/2008 के बीच में अगर आप डीओबी है आपकी तो आप जीडी का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। वहीं अगर इसके बीच में नहीं है तो उसके अलावा क्या हो, अगर आप SC/ST के कैंडिडेट है तो अब आपको 5 साल की इसमें छूट मिल जाएगी। 5 साल का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा और जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनको 3 साल का यहाँ पे मिलने वाला है। फिर यहाँ पे कुछ और कैटेगरी की बात की गई है। नीचे 3 कैटेगरी और है, जैसे वो बच्चे हैं, वो कैंडिडेट है जिनके क्या हुआ है, जिनके जो फादर मदर है उनको उनका क्या है 1984 के अंदर जो भी राइट्स हुए थे उनके अंदर उनकी अगर डेथ हो चुकी है तो उनको भी 5 साल का यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। कौन से जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को। वहीं अगर ओबीसी वाले कैंडिडेट है तो उनको यहाँ पे 8 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और जो SC/ST वाले कैंडिडेट है उनको 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तीनों में यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि जो आपके 1984 के जो राइट्स हुए थे उनके अंदर यहाँ पे बताया गया है वो वाले अगर कैंडिडेट है उनके जो मदर और फादर उनकी अगर उस टाइम में अगर डेथ हुई थी तो वह यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखी हैं जो आपके लिए जानने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो आपको पता अगर ना हो तो भी चल सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई कैंडिडेट इस कैटेगरी से बिलोंग करता है तब वो यहाँ पे चीज़ें पढ़ सकता है। बाकी आप लोग यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक जनरल के बारे में बात करेंगे। ये जो आर्मी पर्सनल्स है उनके बारे में यहाँ पे चीज़ें लिखी है। आई होप कि आप लोग इसमें नहीं होंगे। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है क्या क्या कुछ होना चाहिए। तो यहीं पे सीधी सी बात यह है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाएंगे, जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे आपका ओबीसी का हो गया, SC/ST का है, वो आपका 2000 जो जनवरी 2026 है उससे पहले पहले का बना होना चाहिए, वरना आपको डिसक्वालीफाई यहाँ पे किया जा सकता है। SC/ST वालों को कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि उनका एक बार ही बनता है। ओबीसी वाले हैं तो वो अपना लेटेस्ट अभी का ही बनवा ले, क्योंकि वैसे तो क्या है कि SSC 3 साल तक का भी यहाँ पे चला सकता है, लेकिन कभी कभार क्या है जैसे डिपार्टमेंट के अंदर हम जाएँ तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। कोई कोई डिपार्टमेंट तो क्या होता है चला लेता है 3 साल पुराना, लेकिन किसी किसी डिपार्टमेंट में ऐसा होता भी है वो लेटेस्ट वाला ही मांग लेते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, आप अपना लेटेस्ट ही बनवा के रख लें ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। फिर हम कुछ और बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई है जो आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम नीचे चलते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो कुछ ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है नहीं, सिर्फ आपको 10th पास की होनी चाहिए और जनवरी 2026 तक आपने पास कर लिया, क्वालिफाई अगर आप है इससे पहले पहले तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, डिस्क्वालीफाई इसमें आप हो सकते हैं। फिर अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तब आपको बोनस इंसेंटिव मार्क भी मिलेगा। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मिलेगा मैक्सिमम मार्क्स का। जिससे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, जैसे 160 का पेपर होगा तो इसका 5% आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर वहीं अगर NCC-B सर्टिफिकेट है तब आपको 3% मिलेगा और वहीं अगर A सर्टिफिकेट है तब आपको 2% मिलेगा यहाँ पे, जो मैक्सिमम मार्क्स है उसके यहाँ पे। तो इस हिसाब से अगर आपके पास है तो आपको इसमें भी अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे मिल जाएगा। तो कुछ ये चीज़ें हैं। फिर कुछ और बातें लिखी हैं जो आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे अप्लाई करने के बारे में बताया कि किस तरीके से आप लोग अप्लाई करना है। तो आप लोग सिंपली अगर आपने OTR कर रखा है तब आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत है नहीं। आपकी लाइव फ़ोटो इसमें लगती है, सिग्नेचर वगैरह भी आपका अपलोड हो जाएगा इजीली। आप इसका जो SSC ऐप है वो डाउनलोड करके आप इसमें इजीली अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाऊँ वो भी मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। बाकी आप लोगों के लिए बहुत सारे ढेरे वीडियो यूट्यूब के अंदर पड़े हैं, आप लोग उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस तो आप लोग जानते हैं कि SSC के यहाँ पे कोई भी फॉर्म आता है उसकी 100 रुपये ही फ़ीस लगती है, मैक्सिमम 100 रुपये ही है। बाकी जो आपका फीमेल कैंडिडेट है, SC/ST है, उनकी यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। इसके अलावा जो एक्स सर्विस मैन है उनकी भी यहाँ पे फ़ीस नहीं देनी होगी। जो जनरल EWS OBC वाले कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 100 रुपये देने होंगे। जो मेल कैंडिडेट है, फीमेल को इसमें पेमेंट नहीं करना है, उनको फ़ीस में यहाँ पे छूट दे रखी है। फिर करेक्शन विंडो के बारे में बताया है, जो डेट है वो ये है, मैंने पहले ही बता दिया था। और 200 रुपये आपको इसमें देने होंगे। आप इसमें दो बार इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। पहली बार करेक्शन करेंगे तब तो 200 रुपये लगेंगे और दूसरी बार अगर करेंगे तो उसके अलावा आपको 500 रुपये यहाँ पे देने होंगे। 2 बार के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। फिर यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है उनके बारे में बताया है, आप अपने रीजन वाइज यहाँ पे सेंटर देख सकते हैं, वरना आप जैसे सेंटर आप भरोगे तो उसमें भी आप लोग सारे के सारे सेंटर यहाँ पे देख लोगे। फिर भी यहाँ पे पोज करके अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो। फिर हम नीचे जाएंगे और कुछ और यहाँ पे छोटी छोटी इससे रिगार्डिंग यहाँ पे बात करने वाले हैं हम। जो पेपर होगा वो किस तरीके से होगा, क्या कुछ चीज़ें इसमें रहेगी। तो ऑनलाइन आपका इसमें पेपर होगा, पेन और पेपर वाला सिस्टम नहीं रहेगा, ऑफलाइन नहीं होगा, मतलब ऑनलाइन आपका पेपर रहेगा।
तो ऑनलाइन में क्या कुछ आता है, ऑनलाइन जो पेपर होगा उसमें तो सबसे पहले आपकी रीजनिंग आ गई है, जो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और टोटल नंबर मार्क्स कितने होंगे, 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। फिर आपका जो जीएस सेक्शन वाला जीएस वाला सेक्शन है उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का यही रहेगा। फिर मैथ्स आ गई 20 क्वेश्चन और 40 नंबर का ये। फिर हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक चूज़ करनी है, चाहे तो हिंदी चूज़ कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे इंग्लिश से चूज़ कर सकते हैं। इसके भी 20 क्वेश्चन है, 40 नंबर का यही। तो टोटल 160 यहाँ पे मार्क्स हो गए हैं और 1 घंटा आपको इसमें दिया जाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी ऑप्शन है, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब जैसे 4 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग इसमें है। फिर कौन कौन सी लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिला, ये सारी की सारी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी गई है। जो 13 लैंग्वेज है उनमें यहाँ पे पेपर आपका रहने वाला है। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। फिर यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, जो आप लोग यहाँ पे पॉज करके अगर सिलेबस देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को सिलेबस के बारे में पूरा का पूरा इसमें नॉलेज होगा। फिर जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि फिजिकल किस तरीके से यहाँ पे होगा। पहले बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें रनिंग। अब यहाँ पे मैं अगर रनिंग के बारे में बात करूँ कि आपकी रेस यहाँ पे कितनी रहने वाली है, तो मेल और फीमेल की यहाँ पे अलग अलग दे रखी है कि मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 किलोमीटर की रेस होगी, रनिंग होगी, जिसमें आपको 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और फीमेल है उनको यहाँ पे 1600 मीटर की रेस होगी और 8.5 मिनट यहाँ पे दिए जाएंगे। ये कौन से रीजन के लिए ये कहा गया है कि अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं तो उन वाले कैंडिडेट के लिए ये चीज़ रहने वाली है। वहीं अगर आप लद्दाख रीजन से अगर बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो रनिंग है, रेस है, वो अलग होगी। उनको टाइम यहाँ पे कितना क्या दिया जाएगा, तो उनकी यहाँ पे रनिंग होगी 1600 मीटर की और 7 मिनट उनको दिए जाएंगे। वहीं अगर फीमेल की बात करूँ तो फीमेल को 800 मीटर के लिए यहाँ पे 5 मिनट दिए जाएंगे। इसमें रनिंग में कोई रिलैक्सेशन वगैरह नहीं है एज की तरह, चाहे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, SC/ST कोई भी हो, इसमें कोई भी रिलैक्सेशन आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा। ये तो हो गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट वगैरह का चीज़ें हैं। यहाँ पे हाइट कितनी होनी चाहिए, तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 170 सेंटीमीटर और जो फीमेल है उनको यहाँ पे 157 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए। हाइट में थोड़ा आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, जिससे अगर आप ST कैंडिडेट है तब मेल के लिए 162.5 और जो फीमेल है उनको 150 सेंटीमीटर। वहीं अगर आप नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं, असम वाले हो गए, अरुणाचल, मेघालय, उन रीजन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट है यहाँ पे 157 और जो फीमेल है उनके लिए 147.5। फिर कुछ जैसे यहाँ पे लिखा है कि ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उनसे अफेक्टेड राइट्स है, जो डिस्ट्रिक्ट्स है, उन वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन है। उनके लिए फीमेल के लिए 160 हो गया, फीमेल के लिए 140.7। फिर यहाँ पे कैंडिडेट जो है कौन सी यूटी और जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो जो है जैसे इसमें दे रखा है गढ़वाल हो गया, कुमायूं रीजन हो गया, डोगरा हो गया, मराठा हो गया। और जो कैंडिडेट वो अगर बिलोंग करते हैं स्टेट यूटी ऑफ असम, असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, अगर इन रीजन से बिलोंग करते हैं तभी ये चीज़ें यहाँ पे होगी। उनको यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 165 है और फीमेल के यहाँ पे 155 यहाँ पे है। फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जिसमें आ गया अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, उनके लिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए हाइट कितनी है 162.5 और जो फीमेल है उनकी 152.5 यहाँ पे दे रखी है। फिर यहाँ पे एक कैटेगरी और दे रखी है, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्राइजिंग ऑफ 3 सब डिवीजन्स ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, नेमली दार्जिलिंग हो गया, कालीपोंग हो गया और कुर्सियोंग, और इंक्लूड्स द फॉलोइंग माउजेज सब डिवीजन ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट। जो माउज है उनके यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट दे रखी है, नीचे यहाँ पे लिखा है लोहारगढ़ टी गार्डन, लोहारगढ़ फॉरेस्ट हो गया, रंगमोहन, बाराचंगा। अगर आप लोग इनसे अगर बिलोंग करते हैं तो आप लोग यहाँ पे इसको पढ़ लेंगे, मैं इतना ज़्यादा इसमें नहीं बताऊंगा डिटेल में, आप इनको यहाँ पे पॉज करके पढ़ लेना। उनके लिए यहाँ पे मेल के लिए 157 और फीमेल के लिए 152 पॉइंट यहाँ पे 5 यहाँ पे हाइट दे रखी है। फिर चेस्ट के बारे में कहा है, चेस्ट में यहाँ पे कितनी है, तो आप अगर चेस्ट के यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो आपके यहाँ पे जो 80 सेंटीमीटर है वो इतनी चेस्ट यहाँ पे होनी चाहिए और एक्सपेंशन यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहाँ पे होना चाहिए। और फीमेल कैटेगरी के लिए ये चीज़ें इसमें लागू नहीं है, उनका कुछ भी यहाँ पे मेजरमेंट वगैरह नहीं होगा। वहीं अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आप 76 सेंटीमीटर और फुल आउट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की सभी में ही इक्वल है। बस आपको थोड़ा सा बिना फ्लावट के साथ आपको जो है चेस्ट है उनके यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे साइज़ दे रखी है। ये तो हो गया ST वाले कैंडिडेट के लिए। फिर यहाँ पे और कैंडिडेट कौन से हैं जो बिलोंग करते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य से। कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे ऊपर लिख रखा है कि गढ़वाल हो गया, कुमाऊँ, डोगरा, मराठा। अगर ये वाले कैंडिडेट अगर आप इन रीजन से बिलोंग करते हैं तब आपके यहाँ पर जो सीना है वो 78 सेंटीमीटर तक चले जाएगा। फिर यहाँ पे एक कैटेगरी और दे रखी है, जो अगर इसमें कहा अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं तब आपका जो चेस्ट साइज़ है वो 77 सेंटीमीटर यहाँ पे चले जाएगा। तो ये चीज़ें इसमें की गई है। फिर नीचे यहाँ पे वेट के बारे में कहा है, वेट इसमें कितना होना चाहिए, तो वेट सिंपली यही है कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वेट होना चाहिए, जिस हिसाब से आपकी हाइट है उसी बेसिस पे आपका
जो वेट यहाँ पे होनी चाहिए, तो मतलब हाइट और बॉडी का जो वेट है वो एकदम रेशियो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी हाइट कम है, थोड़ी बहुत कम है, लेकिन वेट बहुत ज़्यादा है। फिर अगर हाइट आपकी बहुत ज़्यादा है, वेट एकदम ही नहीं है, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी यहाँ पे हो सकती है। तो वो यहाँ पे चीज़ें कही गई है। फिर मेडिकल के बारे में बताया कि मेडिकल किस तरीके से क्या कुछ है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिर कुछ और यहाँ पे बातें कही गई है जो कि हमें जानने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में कहा गया, पेपर होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल हो गया, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका फाइनल इसमें सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी हम, हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे बच गया है, वो मुझे अभी याद आया है कि जैसे हम अगर इसमें प्रेफरेंस भरेंगे कि किस कौन सी प्रेफरेंस हमें देने चाहिए, कौन सी जो जॉब है वो अच्छी है, किस किस चीज़ों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या कुछ है यहाँ पे, वो हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे खाली स्पेस अगर मुझे मिलता है तो मुझे यहाँ पे थोड़ा खाली स्पेस यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। नीचे मुझे जाना होगा थोड़ा, मैं नीचे यहाँ पे एकदम एंड में चला जाता हूँ। तो हम यहाँ पे इस वाले पेज पे आ गए अभी ये, हाँ। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे खाली स्पेस यहाँ पे मिला है, तो थोड़ी सी मैं जैसे चीज़ें जैसे होती है थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बात करूँगा। बाकी आप लोगों के यहाँ पे विवेक पे काम करते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ें देख लेंगे, वैकेंसी कितनी है वो आप लोगों को देख लेंगे। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ी सी जैसे बात करता हूँ, जैसे थोड़ी अच्छी जो जिनकी जो प्रोफाइल अच्छी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ एसएसएफ को। एसएसएफ क्या है, अपने आप में बहुत ही बढ़िया सेफ, एकदम सेफ है। इसमें आपको करना क्या होता है, तो इसमें जैसे क्या है, आपको एक तरह का जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी का काम करना होता है। जैसे आप लोग देखते हो कि जैसे पार्लियामेंट के अंदर हो गया, कोई जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनकी सिक्योरिटी होती है, तो उनके अंदर आपको काम करना होता है। जैसे कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, कोई बड़ा कोई मिनिस्ट्री है, उनके अंदर उनके बाहर जितनी भी सिक्योरिटीज़ वगैरह होती है, उनके अंदर आपको यहाँ पे काम करना था। तो ये क्या अपने आप में एक बढ़िया जॉब है। इसमें क्या आपको कहीं पे भी बॉर्डर वगैरह के अंदर कहीं पे भी नहीं जाना, आपको अंदर ही अंदर आपको रहना। तो ये अपने आप में एक सबसे बढ़िया जीडी के अंदर सबसे बढ़िया जॉब यही मानी जाती है, और मैं इसको एक नंबर पे यहाँ पे रखने वाला हूँ। फिर मैं दूसरी यहाँ पे लेके चल रहा हूँ सीआईएसएफ। अब सीआईएसएफ का काम क्या होता है, सीआईएसएफ वालों का काम होता है जैसे पीएसयूज़ है। पीएसयूज़ मतलब है जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे एयरपोर्ट हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, उनके अंदर आप लोग देखते होंगे, उनके अंदर जो गार्ड्स वगैरह है, जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो सारे के सारे सीआईएसएफ वाले ही होते हैं। तो वो भी एक क्या है, अच्छी खासी यहाँ पे इसकी जॉब है। इसमें भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपको ये वाले मिल जाती है, तब भी आपको क्या है, जो आपका देश है, देश के अंदर ही आपको इसका काम करना था। ऐसा नहीं है कि आपको बॉर्डर वगैरह पे जाना है, कहीं पे भी आपको नहीं जाना है। और इनमें प्रमोशन भी अच्छा खासा हो जाता है, प्रमोशन यहाँ पे इनमें जल्दी ही होता है, अच्छा खासा यहाँ पे इसमें प्रमोशन आप लोगों के लिए मिल जाता है। और फिर मैं अगली बात करता हूँ, 3 नंबर पर मैं लेके चलता हूँ एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल है, एसएसबी मैं लेता हूँ। अब एसएसबी वालों का काम क्या है, तो मोस्टली ये जैसे बॉर्डर वाले एरिया उन्हीं पे होता है मोस्टली। अगर मैं बात करूँ तो ये जैसे नेपाल भूटान वाला बॉर्डर वाला रीजन है, उनमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेपाल भूटान वाले आसपास के जितने भी एरियाज़ है, उनमें आपको एसएसबी वाले ही देखने को मिलते हैं। अब क्या है, उस रीजन में इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, उतना ज़्यादा जैसे कोई कहीं पे कुछ हो गया है, कोई जैसे टेररिज्म वगैरह उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये भी क्या है, अच्छी खासी अपने आप को जैसे बॉर्डर वगैरह पे जो भी काम होता है और होता है, जैसे क्रॉस बॉर्डर क्राइम हो गया, कोई भी स्मगलिंग वगैरह है, और जो भी है उन चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। तो ये भी क्या है, 3 नंबर पे मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। ये भी अच्छी खासी, इसमें भी आपको ज़्यादा वैसे दिक्कत होती नहीं है। फिर मैं चौथे नंबर पे लेता हूँ असम राइफल। असम राइफल से नाम से आप समझ गए होंगे कि असम वाले रीजन में आपको चीज़ें देखने को मिले मोस्टली। ये जैसे म्यांमार बॉर्डर हो गया, म्यांमार बॉर्डर लगता है, वहीं पे आपको ड्यूटीज़ की देखने को मिलती है। तो ये आप थोड़ा सा इसको ऐसे मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर है और है, तो इसको थोड़ा सा कम ही यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। बाकी जो उन रीजन वाले जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन वाले कैंडिडेट थे, उनके लिए तो यहाँ पे चीज़ें एकदम बढ़िया है, उनके लिए बेस्ट यहाँ पे सूटेबल है। लेकिन जो अगर एकदम नॉर्थ वाले कैंडिडेट है, उनको यहाँ पे इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। फिर मैं अगली लास्ट पे लेता हूँ आईटीबीपी। अब कभी कभी किन्हीं किन्हीं कैंडिडेट को क्या है, असम राइफल अच्छा लगता है, और किन्हीं किन्हीं कैंडिडेट को आईटीबीपी अच्छा लगता है। तो वो आप अपनी प्रीफरेंस पे है। बाकी मैंने यहाँ पे चीज़ें ऐसी रैंडमली मेरे हिसाब से यहाँ पे मैंने चीज़ें चूज़ की है। आईटीबीपी समझ गए होंगे आप, जैसे इंडो तिब्बत वाले बॉर्डर रीजन वाले हैं, उनमें आईटीबीपी वालों की यहाँ पे पोस्टिंग है वो यहाँ पे होती है। जो इंडो तिब्बत है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर है, उनमें यहाँ पे आपको ज़्यादा इनकी जो पोस्टिंग है वो देखने को मिलती है। अब इनमें ऐसा भी नहीं है कि आपको एनी टाइम वहीं पे रहना होता है। जैसे आईटीबीपी है, तो आईटीबीपी के जैसे अगर आप पहली बार अगर आपकी पोस्टिंग होगी, तो इन्हीं रीजन में आपको पहली बार पोस्टिंग देखने को मिली। लेकिन जैसे ही आपका थोड़ा बहुत टाइम निकलेगा और होगा, 3 4 साल 5 साल होंगे, वैसे आपकी इसमें पोस्टिंग अलग अलग जगह फिर होती रहेगी। हो सकता है कि कभी कभार आपको दिल्ली भी पोस्टिंग मिल जाए, हो सकता है कि आपके आसपास भी पोस्टिंग मिल जाए। तो इसमें ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ टाइम वही रहना था। इनमें आपको ट्रांसफर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। जैसे हो गया कि 3 साल आपको दिल्ली रख लिया, फिर अगले 5 साल आपको उड़ीसा भेज दिया, तो ऐसा इसमें होता है आपको। लेकिन स्टार्टिंग में आपको वहीं पे जैसे यहाँ पे मैंने बताया, वही रीजन में आपको काम यहाँ पे करना होता है। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे सबको एसएसएफ लगता है, फिर सीआईएसएफ लगता है। तो अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से यहाँ पे भर सकते हैं। बाकी जितनी भी वैकेंसी जो भी है उसी हिसाब से चीज़ें यहाँ पे आप लोग अपने विवेक से यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे फिल करेंगे। तो ये प्रेफरेंस के बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया है कि कौन सी जॉब आपके लिए यहाँ पे सूटेबल रहने वाली है।
तो ये था वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, जितनी भी मैंने बात बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट वगैरह है और है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। मैं यहाँ पे सारे के सारी रिप्लाई आप लोगों के लिए दे दूँगा। और जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही चाहो तो वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, लाइक वगैरह आप लोग करके चले जाएंगे। धन्यवाद।